ये वक्फ को लेकर के जो पूरा विरोध चल रहा है, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इसका शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी जो आगाह कर रहे हैं जेडीयू एंड टीडीपी को, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? वहाँ जो रहने वाले हैं वो जो ज़मीन को ये सोचकर अब तक उस पर काम करते आए थे कि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, वो बेच नहीं सकते क्योंकि वो वक्फ संपत्ति घोषित है। और वही वाली बात कि न खाता न वही, जो वक्फ कहे वही सही। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बेबाक विद आशुतोष झा में। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ पर, यानी वक्फ बोर्ड। अब क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा, अभी 2 दिन पहले लोकसभा में बहुत हंगामा हुआ जब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट को लेकर के जो एक जेपीसी की रिपोर्ट थी वो पेश किया गया और विपक्ष की ओर से कहा गया कि भाई इसमें तो हमारा डिसेंट नोट ही नहीं है। डिसेंट नोट यानी हमने कुछ चीज़ों पर आपत्तियां जताई थी, वो इसमें शामिल ही नहीं है। गवर्नमेंट की ओर से कहा कि तो शामिल कर लेते हैं। अब ये देखिए, हालांकि जेपीसी के अध्यक्ष के मर्जी पर है ये कि वो उसको शामिल करें या ना करें, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप ठीक है, आप शामिल करवाना चाहते हैं तो कर लीजिए। हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने अपना डिसेंट उसमें शामिल करवा दिया शोर करते हुए, इससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? अब देखिए, ये पॉलिटिक्स का गेम है, तो पॉलिटिक्स में हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और आजकल के दिनों में ऑप्टिक्स जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें दिखने के लिए होती हैं, उसका प्रभाव होता है। तो आजकल पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स का एक सिग्निफिकेंस कुछ ज़्यादा बढ़ा है। और मेरा मानना है कि ये जो पूरा खेल था कि आप डिसेंट नोट इसमें शामिल कर लें, ये ऑप्टिक्स का खेल था। और जहाँ तक मुझे 25-26 साल का जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस मुझे है कवरेज का, उसका अनुभव अगर मुझसे आप कहें शेयर करने, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जब अगस्त सितंबर के आसपास मॉनसून सेशन में ये जब इसको पारित करने के लिए विधेयक लाया जाएगा, तो ये ऑप्टिक्स का खेल आपको थोड़े बड़े लेवल पे दिखेगा। बड़े लेवल पे दिखेगा यानी वेल में कूदते हुए अपोजिशन की ओर से विरोध होगा, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, नारे लगाएंगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी। ये ऑप्टिक्स का खेल है और ऑप्टिक्स पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए दूसरी फील्ड में भी हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में आजकल कुछ आप ज़्यादा देखेंगे। मतलब अब चूँकि चर्चा छिड़ी है तो मैं ये भी कह दूँ आपको कि आजकल अगर आप कभी संसद टीवी देखते होंगे तो देखते होंगे कि बार बार ये बातें आती है कि भाई हमें टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा। अब ये फ़र्क है, पहले टीवी पर नेता नहीं दिखते थे, लोग उन्हें सुनते थे, विचार करते थे। आजकल नेता दिखते हैं लेकिन लोग सुनते नहीं उन्हें। फिर भी बात है कि क्या डिसेंट शामिल हो गया, जब पारित करने के लिए लाया जाएगा बिल मॉनसून सेशन में, मोस्ट प्रोबेबली, तो भी ये सारी चीज़ें होंगी। क्या उससे सचमुच में कोई फ़र्क पड़ जाएगा विधेयक पर? देखिए, विधेयक पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होना है। जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट में बिल जो लाया गया है कि वक्फ बोर्ड के कार्यप्रणाली में बदलाव के लिए क्या क्या उसमें अमेंडमेंट होने हैं, उसको लेकर तो वो पारित होना है, वो रुकेगा नहीं। सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी का भी अर्थ समझ लीजिए। सिंपल मेजॉरिटी ये है कि जितने लोग प्रेजेंट हैं उसमें से मेजॉरिटी का वोट अगर सपोर्ट में पड़ता है तो पारित है। 272 अदरवाइज मेजॉरिटी है, लेकिन वो तब मेजॉरिटी काउंट होता है जब 543 मौजूद हो। तो खैर वो अलग चीज़ें हैं। मैं कहने का अर्थ ये है कि ना तो ये लोकसभा में रुकने वाला है, ना ही राज्यसभा में रुकने वाला है। लेकिन फिर क्यों ये विरोध, क्यों? और मैं एक बात आपको और याद दिला दूं, अभी 2 दिनों पहले ही AIM के अध्यक्ष भी हैं और लोकसभा में लंबे समय से MP भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने आगाह किया जेडीयू और टीडीपी, ये दोनों एनडीए पार्टनर्स हैं, गवर्नमेंट में शामिल हैं, इनको आगाह किया कि भाई देखिए, अगर आपके सपोर्ट से ये बिल पारित हो जाता है तो फिर जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।
ये जनता किसके लिए बोल रहे थे? AIM असदुद्दीन ओवैसी किसके लिए बोल रहे थे? और ये माफ़ नहीं करेंगे का क्या है, लार्जर मीनिंग क्या था उनके लिए? वो सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम आपको वोट नहीं करेंगे अगर। अब 2-3 चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है कि ये वक्फ को लेकर के जो पूरा विरोध चल रहा है, पूरा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इसका शॉर्ट टर्म क्या इम्पैक्ट होने वाला है, लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जहाँ तक मैं इस पूरे इशू को समझ सका हूँ, और आप भी अपने तौर पर इसे देखिएगा, आजकल तो आप एक एक पहलू देख सकते हैं, इतना बड़ा इशू है तो आप ये देखेंगे कि वक्फ यानी जो धर्मार्थ के लिए जो चैरिटी का एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था कि एक ज़मीन का टुकड़ा आप दे रहे हैं, वक्फ संपत्ति, वक्फ यानी अल्लाह के नाम पर वो घोषित कर दिया जाता है कि हमने दान दिया और वो मुस्लिम पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए कैसे यूज़ होगा, इसको देखना है। तो आज के दिन करीब करीब 9-9.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है सो वक्फ के पास है। मतलब सरकार के बाद अगर सबसे बड़ी संपत्ति किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। ये लैंडेड प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूँ, और इसका कोई ढंग से रिकॉर्ड नहीं है कि सचमुच में मुस्लिम पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा जो है सो इससे लाभान्वित हो रहा है। तो ये जो एक पूरी पॉलिटिक्स चल रही है कि वक्फ के नाम पर विरोध करो, वो एक लार्जर पब्लिक के लिए नहीं, वो लिमिटेड पब्लिक के बेनिफिट के लिए वो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है। ये होती है पॉलिटिक्स, इस तरीके की चलती है। बेनिफिट कभी कभी किसी मुद्दे पे उठाए भी जाते रहे हैं। मतलब मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा, लेकिन मैं आपको तब ये भी याद दिला दूं कि 2009 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जब ये बात कही थी कि इंडियन रिसोर्सेज पे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, उसका तत्काल एडवांटेज दिखा था। जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें एक बारगी यूपी से मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज से कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी। तो इसलिए ये पूरा खेल इसलिए होता है कि आप कहीं ना कहीं एडवांटेज लें उसका। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो आगाह कर रहे हैं जेडीयू एंड टीडीपी को, क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा? मुझे नहीं लगता इसका होगा। और उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि देखिए, बिहार में माई समीकरण यानी मुस्लिम एंड यादव समीकरण पर अभी भी आरजेडी का ही कब्जा है। और आपको जेडीयू भी सीधे तौर पर ये भले ना माने, जेडीयू के लीडर्स ना माने, लेकिन आप कभी अलग से बात कीजिए और वैसे भी आप डेटा को खंगालने की कोशिश कीजिए इलेक्शंस के, तो आप देखेंगे कि वो वोट वहीं जा रहे हैं। जेडीयू की ओर वो वोट नहीं आ रहे थे। जेडीयू ने अपना एक अलग वोट बैंक क्रिएट किया और एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत रीजनल पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। लेकिन मुस्लिम वोट जो है सो वो जेडीयू में बहुत ही मामूली हिस्सा आता रहा, लार्जर सेक्शन जो है उसका आरजेडी की तरफ जाता रहा। तो इसीलिए उस पर कोई इम्पैक्ट होगा, ओवैसी की ओर से आगाह करने का ये एक पहलू है। जो दूसरा पहलू मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये मुस्लिम पॉपुलेशन एज ए लार्ज, एज ए होल, उसके बेनिफिट के लिए ये हुआ ही नहीं। आज भी जितने भी ऑब्जेक्शंस आए, जितने भी सजेशंस आए, करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ के आसपास सजेशंस आए, बहुत बड़ी संख्या उसमें मुस्लिम की भी थी। और उसने कहा कि वक्फ हमारी मदद तो दूर, कई सारी तो ऐसी संपत्तियां हैं जिस पे वक्फ ने कब्जा कर लिया, हमारी अपनी संपत्ति है हमारी। मैं बहुत पुरानी चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से डिबेट में है। आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा गांव जो है सो वक्फ प्रॉपर्टी घोषित हो चुका है। और अगर वहाँ जो रहने वाले हैं वो जो ज़मीन को ये सोचकर अब तक उस पर काम करते आए थे ये हमारी पैतृक संपत्ति है, वो बेच नहीं सकते, क्योंकि वो वक्फ संपत्ति घोषित है। और वही वाली बात कि न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। वक्फ ने कह दिया है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो वो है।
दूसरी बात, ये मैंने अभी पहली बात आपको कही थी जेडीयू की, टीडीपी। अब देखिए, आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। आपने पिछले 3-4 साल में ख़ास तौर से देखा होगा कि टीडीपी के जो सुप्रीमो हैं चंद्रबाबू नायडू, आज के दिन वो मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी खुद की पॉलिटिक्स भी बदली है और वो धीरे धीरे से एक राइट विंगर के रूप में वहाँ पर इमर्ज हुए। अभी जो पिछला इलेक्शन भी हुआ उसमें ये जो ओवैसी साहब जो उनको एक तरीके से धमकी दे रहे हैं, उसका इम्पैक्ट वहाँ नहीं दिखता। जो उन्होंने जीती है सीटें, वो सपोर्टर बेस जो है उनका वो बदल चुका है, तो उस पर भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ओवैसी अपना काम तो कर ही रहे हैं। ओवैसी जहाँ से आते हैं वहाँ तो करीब करीब 50% कह सकते हैं लगभग हैदराबाद में, वो तो मुस्लिम आबादी है, तो वो तो उसे कैटर कर ही रहे हैं। वो न सिर्फ हैदराबाद के लिहाज से, वो तो पूरे देश में जाते हैं और अपने आप को मुस्लिमों के मसीहा बताते हैं, तो वो उस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से दोबारा बताना चाहता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट जो है, ये इससे मुस्लिम हित कहीं भी इम्पैक्ट होने नहीं जा रहा। मुस्लिम हितों के नाम पर जो लोग ज़मीन पर कब्जा बैठाए हुए हैं और उसका फ़ायदा ले रहे हैं, उनके हितों पे इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो फिर बात आती है कि कांग्रेस क्यों ऐसा कर रही है। अब देखिए, अगर पिछले दिनों की आप बात देखें, जब से जेपीसी की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें 2-3 लोग बहुत अग्रेसिव थे। एक तो थे तृणमूल के कल्याण बनर्जी। अब एक बार तो वो इतने तैश में आ गए कि उन्होंने ग्लास पर ही हाथ दे मारा और उनका खुद का हाथ, घायल हुए वो। लेकिन मैसेज पहुंच गया उनका। ये बात ज़रूर है कि जहां वो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज पहुंचा। कांग्रेस के लीडर हैं तरुण गोगोई। अब वो आते हैं असम से, और असम में डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हुई ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे ऐसे एरिया हुए जो धीरे धीरे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ होते चले गए। तो तरुण गोगोई की अपनी मजबूरी है कि वो भी वहाँ एग्रेसिव दिखें। बिहार में भी कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जाहिर तौर पर अगर आरजेडी को ओवैसी साहब से लड़ते हुए दिखना है और लड़ना है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में तो ओवैसी ने जो खेल किया आरजेडी का, वो फिर नहीं चाहेंगे कि हो, तो जाहिर तौर पर वो भी एग्रेसिव दिखने की कोशिश करेंगे। यह है ऑप्टिक्स का खेल, और ऑप्टिक्स में ये लगातार चीज़ें चलेंगी कि विरोध दिखे, न सिर्फ दिखे, कुछ फियर्सली लड़ते हुए लोग ज़मीन पर दिखें, इस तरीके की कोशिश होगी। लेकिन अब चूंकि ये वक्फ पर चर्चा चल रही है, तो 2-3 चीज़ें मैं बता करके इसको बहस को ख़त्म करना चाहता हूँ कि आखिर ये वक्फ अमेंडमेंट में ऐसा क्या बदलने वाला है, और क्या सचमुच में अपोजिशन की बात नहीं मानी गई। मैं सिर्फ 2 अमेंडमेंट की बात करूंगा, और वो 2 बड़े अमेंडमेंट हैं, और दोनों बड़े अमेंडमेंट अपोजिशन की सहमति से हुए। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है, और कुछ बातें आ भी रही है, कि वो सुझाए ही गए थे अपोजिशन की ओर से और उसे एक्सेप्ट किया गया। जो पहला अमेंडमेंट है और जो बड़ा अमेंडमेंट है, वो ये है कि कोई भी विवाद है अगर वक्फ की ज़मीन को लेकर के, यानी वक्फ पे ने उस पर दावा किया, दूसरे पक्ष का दावा है कि नहीं ये मेरी ज़मीन है, तो आखिर उस पर फैसला कौन लेगा। ये ख़ास तौर से जब सरकारी ज़मीन पर, चूँकि बहुत बड़ी सरकारी संपत्ति है, अब पूरा का पूरा सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उस पर वक्फ का दावा है, कर्नाटक की विधानसभा है उस पर दावा है, कई इस तरीके कुछ मंदिर भी हैं जिस पर वक्फ का दावा है। तो आखिर फैसला कौन लेगा कि ये ज़मीन किसकी है। तो पहले जो प्रोविज़न किया गया था अमेंडमेंट बिल में, वो था कि ये डीएम फैसला लेगा। अपोजिशन का विरोध था उस पर कि भाई डीएम तो ऑलरेडी बहुत काम के बोझ से दबे रहते हैं, प्लस वो हायरार्की में छोटे अधिकारी हैं, वो प्रभाव में आ सकते हैं, तो नहीं,
तो ये बात मान ली गई और कहा कि नहीं, डीएम नहीं, ऊपर के अधिकारी, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के भी हो सकते हैं या उसके थोड़े से नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी जो हैं उनको जिम्मा दिया जाएगा कि वो तय करेंगे इस पर। ये बात मानी गई और ये सुझाव ऑपोजिशन की ओर से आया था, जिसे माना गया। मैं सिर्फ डिसेंट की नहीं, डिसेंट तो शामिल हुआ, जो उनके सुझाव जो सजेशंस हैं उनमें शामिल किए गए। और दूसरा कि ये रिट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, यानी ये पुरानी तिथि से लागू नहीं किया जाएगा, जब से ये बिल, नया बिल आएगा तब से लागू होगा। ये दो बड़े सुझाव थे जिसको मान लिया गया। फिर भी ये डिसेंट को लेकर के विरोध, और ये विरोध यहीं नहीं थमेगा, ये आगे भी जाएगा। वो सिर्फ ऑप्टिक्स है।